हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आप सबके लिए एक ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की पाठ्य पुस्तक लेकर आए हैं, जिससे आईएएस के प्री और मेंस के एग्जाम में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह हो गई एनसीईआरटी आधुनिक भारत क्लास 12th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक बिपिन चंद्रा। आधुनिक भारत। आज हम देखेंगे सबसे पहला चैप्टर 18वीं सदी का भारत। तो 18वीं सदी में भारत की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम देखेंगे। अठारहवीं सदी का भारत। तो मुगल साम्राज्य का पतन। तो महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। तो बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ मील तक सीमित रह गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया। प्रतापी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेश- पेंशन याफ्ता होकर रह गया पेंशन याफ्ता होकर रह गया। साम्राज्य की एकता और स्थिरता औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के दौरान डगमगा गई। फिर भी उसके अनेक नुकसानदेह नीतियों के बावजूद 1707 में उसकी मौत के समय प्रशासन काफी कुशल और मुगल फौज काफी ताकतवर थी। जब उसकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, तब भी जो मुगल का प्रशासन था वह कुशल और मुगल फौज काफी ताकतवर थी। काफी ताकतवर थी। इसके अलावा देश में मुगल राजवंश की इज्जत भी कायम थी। औरंगजेब की मृत्यु होने पर उसके तीनों बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। तो जब औरंगजेब के तीनों बेटों में जो है कि संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद 65 वर्ष का एक जो उनका बेटा था बहादुर शाह विजयी रहा। वह विद्यमान वह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। इस बात को सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कुछ को उसने बदल दिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। इसके शासनकाल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ जोधपुर के राजपूत राज्यों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जयसिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने की और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश भी की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। शायद इसी वजह से उसने अपनी गलत कार्यवाहियों का एहसास हुआ। उसने दो राज्यों से तुरंत ही समझौता कर लिया। वैसे समझौता उदारता पूर्ण नहीं था। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर भी मिल गए, परंतु उच्च मसूबों तथा मालवा गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति उनकी नीति ऊपरी तौर से मेल मिलाप की ही थी। उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया गया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया।
इसलिए वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बादशाह ने साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने लड़ने को छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन व्यवस्था का शिकार बना रहा। जब तक मराठा सरदार आपस में और मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे, तब तक शांति और व्यवस्था फिर से कायम नहीं हो सकती। बादशाह ने गुरु गोबिंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया। तब बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व खुद किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलज और यमुना के बीच के सारे क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। इस प्रकार वे दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिख केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1972 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोबिंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चुरामन से भी दोस्ती कर ली। चुरामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ी। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य के वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। शाही खजाने में 1707 में करीब 13 करोड़ रुपए की रकम रह गई। उसके काल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची वह खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था, उनका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर से जगा पाता। दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु 1712 में मौत से साम्राज्य को एक बार फिर से गृह युद्ध में फंसा दिया। उसकी मौत ने इस गृह युद्ध के बाद के उत्तराधिकार संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष फिर शहजादों के बीच होते थे तथा सामंत प्रत्याशियों को गद्दी हथियाने में मदद देते थे, परंतु अब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल वे महज कठपुतली के रूप में करने लगे। बहादुर शाह की मौत के बाद जो गृह युद्ध हुआ, उनमें एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा, जो कि काबिल नहीं था, बिल्कुल विजयी रहा, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला था। जहांदार शाह एक कमजोर और पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में था। जुल्फिकार खां वजीर बन गया था। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं तथा मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए जाए और हिंदू सरदारों के साथ आमतौर से मेल मिलाप हो। इसलिए उसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी, घृणित जजिया को खत्म कर दिया, अमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी, और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराज की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। जुल्फिकार खां ने पहले की उस गैर सरकारी व्यवस्था की पुष्टि कर दी जो दक्कन में उसके सहायक दाऊद खां की पत्नी ने 1711 में मराठा राजा साहू के साथ में की थी। इस व्यवस्था के अनुसार मराठा शासक को दक्कन की चौथ और वहां की सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी गई कि उनकी
उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, मराठा अधिकारियों को देंगे। जुल्फिकार खां ने चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की नीति जारी की। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा इजारा को बढ़ावा दिया, जैसा कि टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था। उसी तरह निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले सरकार ने इजारेदारों इजारेदारों यानी लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दे, मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। अनेक शाही सामंतों ने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि बादशाह ने उसे अपना विश्वास और सहयोग पूरी तरह से नहीं दिया। बेईमान कृपा पात्र लोगों ने जुल्फिकार खां के खिलाफ बादशाह के कान भरे। उसे कहा गया कि उसका वजीर बहुत ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी होता जा रहा है और खुद बादशाह का तख्ता पलट हो सकता है। कायर बादशाह की हिम्मत नहीं हुई ताकतवर वजीर को बर्खास्त कर सके, मगर उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। स्वस्थ प्रशासन के लिए इससे बढ़कर विध्वंसकारी कार्य और कुछ नहीं हो सकता था। जहांदर शाह जहांदर शाह एक यशहीन शासन जल्द ही जनवरी 1713 में आगरा में उसके अपने भतीजे फर्रुख सियर के हाथों हार जाने पर समाप्त हो गया। फर्रुख सियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां वराह के कारण मिली। इसलिए अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और हुसैन अली को मीर बख्शी का ओहदा मिला। जल्द ही राजकाज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। फर्रुख सियर में शासन करने की क्षमता नहीं थी, वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान था। इसके अलावा वह नालायक, मुंह लगे लोगों तथा चापलूसों के असर में आ जाता था। यहाँ पे देखिए यह फर्रुख शिखर का चित्र है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट नहीं क्योंकि बहुत ओल्ड एनसीईआरटी है यह। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुख सियर सैयद बंधुओं को बेरोक-टोक काम करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उसके हाथों में वास्तविक सत्ता आने तक बादशाह के नाम मात्र के शासक होने पर ही प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है और उनकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। इस तरह बादशाह फर्रुख सियर और उसके वजीर मीर बख्शी के बीच सत्ता के लिए एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। सालों तक कृतघ्न बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहा। आखिरकार सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला, जिसकी जगह उन्होंने बड़ी जल्दी बारी-बारी से दो युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया, जो क्षय रोग से मर गए। तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मुहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। फर्रुख सियर के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली मात्र थे। यहाँ तक कि लोगों से मिलने जुलने और घूमने फिरने की उनकी व्यक्तिगत आजादी पर भी नियंत्रण था। इस प्रकार 1713 से 1720 में उनके उखाड़ फेंके जाने तक राजकीय प्रशासन में सैयद बंधुओं की चलती रही। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के कामकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। उन्होंने राजपूतों, मराठों और जाटों के साथ मेल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फर्रुख सियर और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की।
उन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही रजिया को तुरंत खत्म कर दिया। इसी प्रकार कई जगहों में तीर्थयात्री कर पिलग्रिम टैक्स हटा दिया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह और अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूरामन के साथ दोस्ती कर ली। अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू साहू को शिवाजी का स्वराज एवं दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार देकर उनके साथ समझौता कर लिया। बदले में साहू उन्हें 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया। सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किए। इन कार्यों में मुख्य रूप से वे इसलिए विफल रहे कि उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। शासक क्षेत्रों में निरंतर चलने वाली वैमनस्य ने प्रशासन को सभी स्तरों पर अवस्थित ही नहीं किया बल्कि ठप भी कर दिया। राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से खराब हो गई क्योंकि जमींदारों और बगावती तत्वों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। अफसरों ने राज्य की आमदनी का गबन कर दिया। इजारा व्यवस्था के प्रसार के कारण केंद्रीय आय कम हो गई। फलस्वरूप अफसरों और सैनिकों की तनख्वाहें नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। फलस्वरूप सैनिकों में अनुशासनहीनता फैल गई। वहां तक विद्रोह करने लगे। यद्यपि सैयद बंधुओं ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप और दोस्ती करने की जोरदार कोशिश की, लेकिन निजाम उन मुल्क और उनके पिता के रिश्ते भाई मोहम्मद आमीन खां के नेतृत्व में सामंत का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। ये सामंत दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते थे। फर्रुखसियर के गद्दी से हटाए जाने और मार दिए जाने से अनेक सामंत भयभीत हो गए। अगर बादशाह को मारा जा सकता है तो सामंतों के लिए क्या सुरक्षा है? इसके अतिरिक्त बादशाह की हत्या ने दोनों भाइयों के खिलाफ जनता में घृणा की एक लहर पैदा कर दी। लोग उन्हें विश्वासघाती के रूप में देखने लगे और नमक हराम कहने लगे। औरंगजेब के जमाने के अनेक सामंत भी सैयद बंधुओं की राजपूत और मराठा सरदारों के साथ दोस्ती तथा हिंदुओं के प्रति उदार नीति को नापसंद करते थे। इन सामंतों ने घोषणा की कि सैयद बंधु मुगल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीतियां अपना रहे हैं। अतः उन्होंने मुसलमान सामंतों में जो धर्मांध थे उन्हें सैयद बंधुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश की। सैयद बंधु के विरोधी सामंतों को बादशाह मुहम्मद शाह का समर्थन मिला। वह दोनों भाइयों के नियंत्रण से अपने को मुक्त करना चाहता था। वे 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खां को धोखे से मारने में सफल हो गए। अब्दुल्ला खां ने मुकाबला करने की कोशिश की मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आधिपत्य खत्म हो गया, जो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। अब देखते हैं मुहम्मद शाह लगभग 30 साल 1719 से 1748 तक लंबा शासनकाल साम्राज्य को बचाने का आखिरी मौका था। शाही सत्ता 1707 से 1720 के काल में जिस तरह फेरबदल हुए उस तरह के फेरबदल अब नहीं हुए। उसके शासनकाल के आरंभ में लोगों के बीच मुगलों की प्रतिष्ठा का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक थी। मुगल फौज, खासकर मुगल तोपखाने की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उत्तरी भारत में प्रशासन की हालत बिगड़ती हुई थी, परंतु वह अभी नष्ट नहीं हुआ था।
मराठा सरदार अभी तक दक्षिण भारत तक ही सीमित थे और राजपूत राज अभी भी मुगल वंश के प्रति वफादार बने हुए थे। कोई भी ताकतवर और दूरदर्शी शासक अपने ऊपर आने वाले खतरे के प्रति जागरूक जागरूक सामंतशाही के समर्थन से स्थिति बिगड़ने से रोक सकता था। मगर मोहम्मद शाह ऐसा कालपुरुष नहीं था। वह दिमागी तौर पर कमजोर, ओझा और अय्याश था। उसने राजकाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। निजाम उल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूर्ण समर्थन देने के बजाय वह भ्रष्ट और नालायक चापलूसों के कुप्रभाव का शिकार बन गया तथा अपने ही मंत्रियों के खिलाफ साजिशें करने लगा। यहाँ तक कि वह अपने कृपा पात्र दरबारियों द्वारा उन्हें उगाहे गए घूस में हिस्सा लेने लगा। बादशाह के ढुलमुलपन तथा सक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से ऊबकर उस समय सबसे शक्तिशाली सामंत निजाम उल मुल्क ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला लिया। वह 1722 में वजीर बना और प्रशासन को सुधारने के लिए उसने जोरदार प्रयास किए। अब उसने बादशाह और उसके साम्राज्य को उनके भाग्य के सहारे छोड़ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अक्टूबर 1724 में अपना ओहदा छोड़ दिया और दक्कन में हैदराबाद की रियासत की नींव डालने के लिए दक्षिण चल पड़ा। उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहाँ से शुरू हो गया। अब अन्य शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध स्वतंत्र रियासतें कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल आरंभ कर दिया। दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा जाहिर करने वाले खानदानी नवाबों का देश के अनेक भागों में उदय हुआ। उदाहरण के तौर पर बंगाल, हैदराबाद, अवध और पंजाब के नवाबों के नाम लिए जा सकते हैं। हर जगह हर जगह छोटे जमींदारों, राजदारों और नवाबों ने बगावत और आजादी का झंडा बुलंद किया। मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को रौंद डाला। फिर 1738 से 39 में नादिर शाह अपनी भारत के भारत के मैदानों में आ धमका और उसके सामने साम्राज्य ने घुटने टेक दिए। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। भारत अपने अपार वैभव के लिए सदा से प्रसिद्ध था। निरंतर अभियानों ने फारस को वस्तुतः दिवालिया बना दिया था। अपनी भाड़े की फौज को बनाए रखने के लिए पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। भारत से लूटा गया धन इस समस्या का एक हल हो सकता था। साथ ही मुगल साम्राज्य की प्रत्यक्ष कमजोरी ने इस प्रकार की लूट खसोट को संभव बना दिया। वह 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाके में घुस घुस आया। वहां से उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। अब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया था। तब तक खतरे को पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया। दिल्ली की सुरक्षा के लिए तब जल्दी जल्दी तैयारियां की गईं, मगर गुटबाजी के शिकार सामंतों ने दुश्मन को दरवाजे पर खड़ा देखकर भी एक सूत्रबद्ध होने से इनकार कर दिया। वे सुरक्षा की योजना तथा सुरक्षा फौजों के सेनापति के नाम पर सहमत नहीं हो सके। फूट, अयोग्य नेतृत्व और आपसी द्वेष तथा परस्पर अविश्वास का परिणाम हार के सिवाय और क्या होता। दोनों फौजों के बीच 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला हुआ। आक्रमणकारी ने आक्रमणकारी आक्रमणकारी ने मुगल फौज को जोरदार शिकस्त दी। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों के भयंकर कत्लेआम का हुक्म दिया। ऐसा उसने अपने कुछ नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया। लोभी आक्रमणकारी ने शाही खजाने और शाही संपत्ति को हथिया लिया। उसने प्रमुख सामंतों को नजराना वसूल किया तथा दिल्ली के धनी लोगों को लूटा। अनुमान किया गया है कि उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया।
वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताउस भी ले गया। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को उसे देने के लिए मजबूर किया। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंची तथा मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता लग गया। कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। आक्रमण ने शाही वित्त व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया और देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। कंगाल सामंतों ने किसानों से मनमाना लगान वसूलना और उन्हें पहले से अधिक उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे वे अपनी खोई हुई दौलत वापस पा सके। अधिक आमदनी वाली जागीरों और ऊंचे ओहदों के लिए वे पहले की अपेक्षा अधिक दुस्साहस पूर्वक आपस में लड़ने लगे। काबुल और सिंधु नदी के पश्चिम के इलाकों को खोकर साम्राज्य ने एक बार फिर उत्तर पश्चिम के आक्रमणों का खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति लुप्त हो गई। वस्तुतः यह बड़े आश्चर्य की बात है कि नादिर शाह के चले जाने के बाद लगा कि साम्राज्य में अपनी कुछ शक्ति फिर वापस आ रही है। हालांकि उसके कारण नियंत्रण से पहले से कम क्षेत्र रह गया था, परंतु यह पुनर्जीवन भ्रामक और सतही था। वर्ष 1748 में मोहम्मद शाह के मरने के बाद बेईमान और सत्ता के मूर्ख सामंतों के बीच कटु संघर्ष हुई। यहाँ तक कि गृह युद्ध भी छिड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की व्यवस्था कमजोर हो जाने के कारण साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमण से तहस नहस होता रहा। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। अब जो अहमद शाह अब्दाली था वह सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त की थी। अब्दाली ने 1748 से 1767 के बीच उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण किया और लूट घसूट किया। उसने 1761 में मराठा को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया और इस तरह मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा कि वे मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे, देशों पर आधिपत्य कायम करेंगे। मगर उसने भारत में कोई नया अफगान राज्य कायम नहीं किया। वह उसके उत्तराधिकारी पंजाब को भी अपने अधिकार में नहीं रख सके। पंजाब जल्द ही सिख सरदारों के हाथों में चला गया। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का राज्य रह गया। खुद दिल्ली में रोज दंगे और हंगामे नजर आने लगे। महान मुगलों के वंशज अब भारतीय साम्राज्य के लिए संघर्ष में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते थे। सत्ता के विभिन्न दावेदारों ने पाया कि उनके नाम पर संघर्ष चलाना राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद है। इससे मुगल वंश दिल्ली के नाम मात्र के सिंहासन पर बहुत दिनों तक बना रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। 1759 में गद्दी पर बैठा। वह आरंभ के सालों में अपनी राजधानी से दूर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने ही वजीर से जान का खतरा था। वह काबिल और भरपूर हिम्मत वाला था, मगर साम्राज्य की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसका उद्धार संभव नहीं था। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार जाने के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया या पेंशन याफ्ता बनकर रह गया।
बनकर रह गया। 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, तो मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल एक राजनीतिक मोहरा बने रहे। मुगल राजतंत्र 1759 के बाद फौजी ताकत नहीं रहा, तो भी वह इसलिए बना था कि भारत की जनता के दिमाग पर देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका प्रभाव था। मुगल साम्राज्य के मुगल साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नतीजा यह हुआ कि इसने ब्रिटिश शासकों के लिए भारत विजय का रास्ता आसान कर दिया। भारतीय शक्तियों के बीच से कोई भी शक्ति महान मुगलों की विरासत का दावा करने के लिए सामने नहीं आई। वे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से ताकतवर थी, मगर उसे एकता के सूत्र में बांधने या उसकी जगह पर कोई नई चीज लाने में समर्थ नहीं थी। वे ऐसी कोई नई समाज व्यवस्था नहीं बना सकी जो पश्चिम से आने वाले नए दुश्मनों के सामने टिक सके। उनमें से सब उसी ठूंठ समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी जिसके नेता मुगल थे जिसके नेता मुगल थे। वह सब उन्हीं कमजोरियों का शिकार थी जिन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरी ओर भारत का दरवाजा खटखटा रहे यूरोपवासी ऐसे समाज से आए थे जिसने एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था का विकास किया था और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी उन्नत था। मुगल साम्राज्य के पतन की सबसे दुखद बात यह हुई कि उनकी जगह एक विदेशी शक्ति आ गई जिसने अपने हितों का ख्याल कर देश के शताब्दियों पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांच की जगह एक औपनिवेशिक ढांचा स्थापित कर दिया। भारतीय राज्य और समाज भारतीय राज्य और समाज मुगल साम्राज्य के धीरे धीरे कमजोर होने और पतन की ओर बढ़ने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद में राजनीति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के खंडहर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। भारत पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए अंग्रेजों को इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। इनमें से कुछ राज्यों को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है, जैसे अवध तथा हैदराबाद। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्र होने का दावा करने से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। फिर भी इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर सभी का राजनैतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था, लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका। मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं सदी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके, उनकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्य विधि मूलक मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया। दूसरों ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके
इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से लड़ते झगड़ते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के लिए स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदार तथा सरदारों से भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ किया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीतिक अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो गया तथा सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीति लगातार गैर सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना भर्ती तथा नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है। इसलिए इस बात पर कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत में विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी व्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। हाँ, यह बात रही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे, उनमें से कोई भी राज्य उनको रोकने में सफल नहीं हो पाया। इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने रहे। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई। कृषि से होने वाली आमदनी के लिए लगातार आपस में लड़ते झगड़ते रहे और इसके साथ साथ किसानों की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, बल्कि विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश भी की, लेकिन अपने अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे की आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे यह बात साफ हो जाती है कि वे आपस में क्यों नहीं संगठित हो सके और विदेशी आक्रमण को विफल करने में उनको क्यों नहीं सफलता हासिल हो सकी। हैदराबाद और कर्नाटक हैदराबाद और कर्नाटक निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को उनकी बंधुओं को गद्दी से हटाने में उनकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ। वर्ष 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वह जल्दी ही वजीर के काम से तंग आ गया, क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसीलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता है। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरता पूर्वक शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलह किए, खिताब बांटे और जागीरें तथा ओहदे दिए। उसने दिल्ली के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरन चंद उसका दीवान था। उसने दक्कन में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया।
उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की कोशिश की, मगर 1748 में उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में जिस प्रकार की निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे का वंशगत बन चुका था। कर्नाटक में नवाब सादतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप का मौका मिला। इसके बाद यह काफी लंबा चैप्टर है, तो इसको हम कम से कम 3 डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो है कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले टॉपिक में जब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, हम बंगाल से शुरू करेंगे। सेकंड पार्ट अपना जो है, तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। तो थैंक यू सो मच।